हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो फर्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। व्हाई स्पेक्ट्रोमेट्री? जैसे कि हमने यूवी, आईआर, एनएमआर सबके बारे में सुना है। सबको हम ऐसे बोलते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट मास को हम क्यों मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, उसका भी एक रीजन है। तो गाइस, होता क्या है कि आईआर के अंदर हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं, मतलब किसी ना किसी रेडिएशन का हम यूज करते हैं। ओके, एनएमआर के अंदर हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इन सब चीजों के अंदर हम कोई ना कोई रेडिएशन का हम यूज करते हैं। बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम कोई भी रेडिएशन का यूज नहीं करते हैं। तो बस यही इसका एक रीजन है कि इसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। ओके, तो इसका यूज कहाँ पे होता है? तो ये एक एनालिटिकल मेथड है। लैब के अंदर मानो आपके पास कोई सैंपल आया है और वो सैंपल का आइसोलेशन हमें मास पर चार्ज रेशियो के फॉर्म में चाहिए, M/C। मास पर चार्ज रेशियो के फॉर्म में हम इसका आइसोलेशन चाहते हैं, तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, इसके नाम के ऊपर ही जाएंगे तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मास का फंडा जरूर होगा। सही है। तो होता क्या है, जब हमारे पास कोई सैंपल है उसे हम स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर एंटर करेंगे, तब हमें एट द एंड उस सैंपल का एक मास जनरेट होगा, एक पिक जनरेट होगा, मतलब उस सैंपल का हमें एक मास मिलेगा। तो बस यही फंडा है। सैंपल का मास जानने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लो हमारे पास कोई आइसोटॉप्स है। ओके, जैसे कि C12, C13, C14 है, सब कार्बन ही, लेकिन सबका मास अलग अलग है। इसका मास 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तब हमें जब आइसोलेशन करना है तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला कार्बन है, ये कौन सा आइसोटॉप है? तो ये हमें ये टेक्निक बताएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम आइसोटॉप्स का भी आइसोलेशन कर सकते हैं। किसकी मदद से? मास की मदद से। ओके, मतलब आइसोटॉप की स्टडी करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज कर सकते हैं। सेकंड वन है मोलेकुलर फ्रेगमेंटेशन। ओके, मोलेकुलर फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन क्या है? मान लो हमारे पास कोई एक सैंपल है, उसका हमने फ्रेगमेंटेशन किया, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमने उसको आइसोलेट कर दिया। ओके, तो हर एक पार्टिकल, हर एक फ्रेगमेंट का मोलेकुलर वेट क्या है, उसका भी जानकारी हमको इसकी मदद से मिल सकता है। ओके, हर एक फ्रेगमेंट का मास क्या है, ये भी हम इसकी मदद से जान सकते हैं। तो सेकंड वन है मोलेकुलर फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये हम देखते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कैसे वर्क होगा। ऐसा यहाँ पे तो क्या होगा कि फाइनली हमको जो हम यहाँ पे सैंपल इनलेट कर रहे हैं उसका मास हमको फाइनली जनरेट मिलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं सैंपल इनलेट, मतलब यहाँ से हम हमारा सैंपल इसके अंदर भेजेंगे। तो हम एज ए सैंपल हम गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन उसके स्टेट के हिसाब से, वो अगर गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, उसके स्टेट के हिसाब से उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाएगी। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअली यहाँ पे आयोनाइजेशन होने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन का काम है जो हमारा जो एटम है उसको आयोनाइज करना। तो उसकी जो मेथड है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो गैस होगा तो उसको आयोनाइज करने की मेथड चेंज हो जाएगी, अगर सॉलिड है तो उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट से करेंगे, और अगर लिक्विड है तो उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट से हम उसको आयोनाइज करेंगे। ओके, तो ये आयोनाइजेशन होगा कैसे? तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोपेन गैस यूज कर सकते हैं, प्रोपेन, या तो फिर कोई एमिनो एसिड, हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम इस मेथड को समझने के लिए सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हम H2O यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने जैसे कि कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आयोनाइजेशन होने वाला है, तो ये आयोनाइजेशन होगा कैसे और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, तो वो देखते हैं।
हम जानते हैं कि हर एटम में उसकी जो आउटर शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहा हुआ है। ओके, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर एटम के अंदर उसकी जो आउटर शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गन भी एक हायर इलेक्ट्रॉन रखने वाला जिसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन को वो फॉर्म करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गन। और वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा और उस वजह से ये एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो बस आयनाइजेशन का काम यहाँ पे यही था, उसको पॉजिटिव चार्ज देना और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसको निकाल देना। ओके और ज्यादा डीप में समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिया है H2O। ये इलेक्ट्रॉन गन में से जो निकलने वाला हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉन्ड के ऊपर फॉल हो रहा है, ओके, इस बॉन्ड के ऊपर फॉल हो रहा है तो इसके दो टुकड़े देखने वाले हमको। इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा होगा OH, एक टुकड़ा होगा H। लेकिन ये टुकड़े कैसे हैं? ओनली पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हमने देखा, क्योंकि आयनाइजेशन हुआ है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वो निकल गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अगर यहाँ पे जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ये दोनों बॉन्ड के ऊपर फॉल हो गए, इसके ऊपर भी अगर फॉल होगा तो हमको ज्यादा टुकड़े दिखने मिलेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फ्रेगमेंटेशन की? वर्ड में यूज कर रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन, इस चीज को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आयनाइजेशन होगा उसकी वजह से हमारा जो एटम है उसके फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो गए। तो कौन से फ्रेगमेंट, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक H, एक O, एक OH और एक H2O। इतने पॉसिबल फ्रेगमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हम। इतने फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे, सब पॉजिटिव चार्ज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पॉजिटिव। इतने फ्रेगमेंट्स हमको यहाँ पे मिलेंगे और ये फ्रेगमेंट्स और आगे के स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था फ्रेगमेंटेशन का। क्या हुआ? आयनाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसकी वजह से हुआ फ्रेगमेंट, और वो फ्रेगमेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेलरेशन। नाम पे से हम उसको समझने की ट्राई करेंगे। एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? जैसे हम बाइक के अंदर देखते हैं, एक्सेलरेट करना मतलब क्या? उसको एक स्पीड देना। तो यहाँ पे भी इसका काम यही है। हमारा जो सैंपल है, जो हमने अभी देखा H+O+, H2O+, ये जब जो चीज है, ये जब मोलिक्यूल्स है, वो आगे के स्टेप में जाएंगे और एक्सेलरेटर का काम यही है। ये जो सैंपल है उसको नेक्स्ट स्टेप में भेजने का काम है एक्सेलरेटर का। कैसे हो रहा है ये? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो स्लिट है, जिसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे जो सैंपल जो थे वो सब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए यहाँ पे नेगेटिव पे, और यहाँ पे अट्रैक्शन के कारण वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे। इजी, ओके। तो यहाँ पे उसको स्पीड मिली और वो स्पीड की मदद से वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आगे के स्टेप में उसको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्टर। फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पे ये एक्सेलरेटर ने उसको स्पीड तो दे दी, लेकिन किसी की स्पीड अगर ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की स्पीड रखने वाला एटम ही यहाँ पे आगे बढ़ पाएगा। उसका रीजन है, अगर यहाँ पे कोई एटम है उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से डिटेक्टर को हिट करेगा, और किसी एटम की स्पीड कम है तो वो स्पीड मतलब कम स्पीड से डिटेक्टर को हिट करेगा। तो डिटेक्टर क्या एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा और हमको प्रॉपर मास स्पेक्ट्रम जनरेट नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं चलेगा। इसकी वजह से हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला एटम ही हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्ट कैसे होगी? यहाँ पे ऐसा क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाली है कि यहाँ पे एक प्रॉपर वेलोसिटी वाले एटम यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आएगी? मैग्नेट से आएगी। यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे दो प्लेट्स रखी हुई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, और उसकी वजह से सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन फोर्स
अप्लाई हो रहा है। इसको समझते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा के अंदर लग रही है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ये दिशा के अंदर लग रही है तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको परपेंडिकुलर यहां पे लगेगी। ओके, तो इस रीजन के अंदर हमारा जो वेलोसिटी प्रॉपर वेलोसिटी सिलेक्ट होने वाली है। ये कैसे होगी हम देखते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दोनों फोर्स की हमने बात की है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों इक्वल टू है। ओके, वो दोनों इक्वलिटी के साथ वो सैंपल के ऊपर लग रही है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है? QVB इज इक्वल टू Q मतलब चार्ज, V यानी वेलोसिटी, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी Q यानी चार्ज और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला को एक बार फिर से देख के इसको समझने की ट्राई करते हैं कि ये फॉर्मूला हमको क्या कहना चाहता है। तो इसके फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FM इज इक्वल टू QVB। अब इसको देखते हैं और समझते हैं यह फॉर्मूला हमको क्या कह रहा है कि अगर कोई सैंपल की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब सॉरी सैंपल नहीं, कोई मॉलिक्यूल कोई एटम की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। सही है। अगर किसी एटम की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। बट लेकिन किसी मॉलिक्यूल की अगर वेलोसिटी कम है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। अगर ये कंडीशन आई, अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा। सही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि FM इज इक्वल टू FE, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा और जो हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चले जाएंगे, राइट। अब अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले जाएंगे, उसके मतलब उसकी तरफ वो चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा और उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो ये काम था यहाँ पे, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर वेलोसिटी वाले ही एटम यहाँ पे सिलेक्ट होंगे और वो आगे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्टर उसका क्या काम था, एक प्रॉपर वेलोसिटी हमने कैसे सिलेक्ट की, तो इस तरह से हमने उसको सिलेक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे एक दो बड़े मैग्नेट रखे हुए हैं जो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेंगे। सही है। जो हमने यहाँ पे प्रॉपर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे, वो आगे के स्टेप में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक एंगुलर फॉर्म करेंगे और एक प्रॉपर एंगल के साथ डिटेक्टर के ऊपर फॉल होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबका एक एंगल अलग अलग एंगल है, तो ये एंगल अलग अलग क्यों है उसका भी एक रीजन है। देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो सेम टू सेम है, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा FM इज इक्वल टू QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। तो ये कहां से आया ये हम देखते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जैसे कि फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है उसकी वजह से जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो एक एंगल के साथ डिटेक्टर के ऊपर फॉल हो रहे हैं। तो ये डिटेक्टर का काम क्या है
ये जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करना, राइट। तो सबकी रेडियस वो कैलकुलेट करेगा। और ये पहली ये बात है कि ये सबका एंगल अलग अलग क्यों है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे एटम्स हैं उसकी जो साइज छोटी थी, जिस एटम की साइज छोटी थी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा नहीं लगता है, सॉरी सबसे ज्यादा लगा है। जिसकी साइज कम थी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा लगा है, उसके ऊपर ज्यादा हावी हो गया है मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वजह से वो तुरंत डिटेक्टर के ऊपर फॉल हो गया। और जिसका जिस एटम का मोलिकुलर साइज थोड़ा बड़ा था, जिसका साइज थोड़ा बड़ा था उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हावी नहीं हो पाया, इसलिए वो उसने थोड़ा बड़ा एंगल क्रिएट किया है, थोड़ा बड़े एंगल से वो फॉल हुआ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत हुआ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर जो एटम थे जिसका साइज थोड़ा कम था उसके ऊपर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा हावी हो गया, इसलिए वो तुरंत यहाँ पे फॉल हो गया, तुरंत उसने एंगल एक ले लिया। लेकिन जिस एटम का साइज थोड़ा बड़ा था उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हावी नहीं हो पाया, इसलिए वो बड़े एंगल से डिटेक्टर के ऊपर फॉल हुआ है। ओके, तो हमको ये अलग अलग रेडियस हमको मिल रही है और डिटेक्टर का काम यही है, वो अलग अलग रेडियस को कैलकुलेट करेगा और ये इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर को भेजेगा। अब ये फॉर्मूला को समझने की ट्राई करते हैं कि इससे मदद से हमको क्या मिलेगा। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कहां से आया, यहाँ से आया है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हुआ है और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो हमारे जो सैंपल थे, जो हमारा मॉलिक्यूल था उसके ऊपर एक फोर्स लगा है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो वो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो दोनों है वो इक्वल टू है। तो उसका फॉर्मूला है QEB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये r रेडियस कहां से आई, तो ये यहां से आई। ठीक है, तो ये v से भी गया, तो हमको क्या मिलेगा, QB इज इक्वल टू m अपॉन r। तो r इज इक्वल टू सॉरी क्या गलती कर दी तो यहाँ पे QB इज इक्वल टू mv अपॉन r ये आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, mv अपॉन QB। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, हमको रेडियस मिल जाती है तो हमको ऑटोमेटिकली हमको मास मिल जाएगा। अब इसको मत देखो, इसको समझने की ट्राई करो। हम कह सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू m, राइट। तो हमको रेडियस अगर मिल जाएगी तो हमको ऑटोमेटिकली हमको मास मिल जाएगा। और ये रेडियस की इंफॉर्मेशन ही कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है और उसकी मदद से हमको मिलने वाला है मास। ठीक है, तो ये स्टेप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, जिसका जो मास स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम। ओके, तो ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मास पर चार्ज रेशियो, यहाँ पर रिलेटिव एबंडेंस है। ओके, और यहाँ पे ऐसा कुछ मास स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। तो ये मास स्पेक्ट्रम क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसको हम समझते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1, 16, 17, 18 ये क्या है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने यहाँ पे एज अ सैंपल हमने वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे भेजा था जिसके हमको अलग अलग फ्रेगमेंट्स हमको मिले थे। वो फ्रेगमेंट्स क्या थे, फिर से हम जरा देखते हैं कि ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स हमने दिखे थे। H प्लस, सही है, ये वो सारे फ्रेगमेंट्स थे। तो ये मोलिकुलर, ये सारे मोलिकुलर वेट है, मास है। तो ये 1 मास किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो ये पीक जो है
वो हाइड्रोजन का है। मास 16 मास किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ये जो है वो ऑक्सीजन का होगा पिक। 17 किसका होता है? OH का। सो इसके 16, इसके 1, 16 + 1 17। ओके, तो ये ऑक्सीजन का है। 18 किसका होता है? H2O का। 2 हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन का 16 मतलब 18। तो ये H2O का है। तो इस हिसाब से सबके फ्रेगमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे सबके अलग अलग पिक मिल रहे हैं। ओके, अब अगर क्वेश्चन हमारे पास ये होगा कि ऑक्सीजन जो हमारा है उसका उसका पिक ज्यादा बड़ा क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे सैंपल के अंदर सबसे ज्यादा रिलेटिव सबसे ज्यादा एबिडेंस के साथ इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो पिक है सॉरी सबसे ज्यादा है। ओके, उसका जो पिक है वो सबसे ज्यादा बड़ा आया है क्योंकि हमारे सैंपल के अंदर ऑक्सीजन की एबंडेंस, उसकी रिलेटिव एबंडेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका जो पिक है वो सबसे ज्यादा आया है। उसका ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है उसका पिक सबसे ज्यादा ऊंचा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका रिलेटिव एबंडेंस सबसे ज्यादा है वो जो ज्यादा एबंडेंस के अंदर सैंपल के अंदर रहा हुआ है उसका पिक सबसे ज्यादा बड़ा आएगा। तो यह है हमारा मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पे तो हमको मालूम था कि हमने यहाँ पे H2O भेजा है, हमको जानते ही है कि उसका पीक है, हाँ भाई इसका हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 ही है, इसका 17 है, इसका 16, इसका 18 है। बट हम इसका यूज क्यों करते हैं? अननोन सैंपल के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारे पास अननोन सैंपल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सैंपल था? हमको अगर पीक मिल जाएंगे कुछ ऐसे कुछ हमको पीक मिल जाएंगे तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सा सैंपल था? तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर वेट है वो दिया हुआ होता है। तो उसके साथ इसको कंपेयर, हम मास स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके हम जान सकते हैं कि ये भाई कौन से मॉलिक्यूल है, और उसकी मदद से हम इंटरप्रेट करके उसका मास, उसका जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा यूज है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का है। आई होप मैंने इसके अंदर सब कुछ ऐड कर दिया होगा, कुछ छूटता नहीं गया होगा। अगर कुछ छूटता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना।